नमस्कार। द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी भी क्षेत्र का विकास उसके राजस्व पर निर्भर करता है और राजस्व आता है उद्योगों के विकास से। वे उद्योग जो उस क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों को बदलने में सक्षम हो। बात करें द्वीप समूह की तो अनिडको एक ऐसा सरकारी उपक्रम है जो उद्योगों के जरिए विकास को बढ़ावा दे रहा है। तो वे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर अनिडको अपनी विकासीय गतिविधियां चला रहा है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिडको की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती नंदिनी पालीवाल IAS। नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि द्वीप विकास के संदर्भ में अनिडको ने किन किन सेक्टर्स में अपना योगदान दिया है और क्या उपलब्धियां रहीं? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अनिडको ने अपना कार्य जो था वो 1990 के दशकों में आरंभ किया था और शुरुआती दौर में जब हमारे द्वीप समूह में प्राइवेट सेक्टर उतने जितना विकसित नहीं थे, तब हमने शुरुआती दौर में पेट्रोल का, दूध का, यहाँ तक सब्जियों का, ग्रीन शॉप्स तक लगाई, स्टील का, फिर बैंकिंग सेक्टर व्यवस्थित नहीं था तो क्रेडिट और फाइनेंस डिवीज़न का काम शुरू किया था। अब आते आते अब बहुत समय हो गया है, प्राइवेट सेक्टर की अच्छी खासी हमारे आइलैंड्स पे प्रेजेंस है, तो अब अनिडको ने अपना कार्यक्षेत्र थोड़ा बदला है और हम अब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ओर अपना ध्यान काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे भी आपने बताया कि इतने सारे सेक्टर्स में काम कर चुका है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी जो पुरानी डिविजन्स थी, जैसे क्रेडिट और फाइनेंस डिवीज़न थी, सब्जियों की जो डिवीज़न थी और जो स्टील की डिविजन्स थी, क्योंकि ये नया प्राइवेट सेक्टर जब आ गया तो ये हमारी डिविजन्स बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अभी हम मिल्क उत्पादन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टूरिज़्म सेक्टर में बहुत सारे हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिजॉर्ट्स हैं, उसमें अच्छा कार्य चल रहा है। उसके अलावा पेट्रोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो अच्छा चल रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी IMFL जो लिकर की जो हमारी शॉप्स हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अनिडको इस समय कार्यरत है। जी, स्टील की आपने बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की बात करी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अनिडको का एक अहम योगदान रहा है, जिसके तहत अनिडको सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करता है। तो इस विषय में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में क्या स्थिति है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो डीलरशिप थी, जब प्रारंभ में जब हमारा सेक्टर उतना डेवलप नहीं था, हमारे आइलैंड्स उतने डेवलप नहीं थे और कनेक्टिविटी के भी इश्यूज थे, तब अनिडको आम जनता की और बिजनेस इंटरेस्ट की प्रोपगेशन के लिए हम स्टील लेके आते थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डीलरशिप से। अब चूँकि प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत सक्षम है, हमारी कनेक्टिविटी पुराने सालों की अपेक्षा में कहीं बेहतर हो गई है, फ्लाइट्स आ रही हैं, शिप्स आ रही हैं, तो अब अनिडको स्टील के कार्य में कार्यरत नहीं है। अच्छा। अब हम अपना टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं। जी, तो टूरिज़्म की अगर बात हम कर रहे हैं तो अनिडको की बहुत सारे टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है थ्रू PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये क्या है, जानना चाहेंगे। साथ ही बताएं भारत सरकार और नीति आयोग के निर्देशानुसार क्या काम किए जा रहे हैं? जी, IDA जिसको कि कहते हैं आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गठित की गई है, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं और उसके जो वाइस चेयरमैन हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं। उसके दिशा निर्देशन में नीति आयोग के द्वारा हमारे जो आइलैंड्स के एक समुचित विकास का एक प्लान लेखा जोखा तैयार किया गया था और उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी के और टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं हमारा 11 आइलैंड प्रोजेक्ट, 4 आइलैंड प्रोजेक्ट। तो ये तो बात हुई जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई थे, जिन पे ऑलरेडी तेज़ी से काम चल रहा है और कहीं आगे बढ़ चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे प्राइवेट कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करके हम बहुत करीब हैं कि कुछ ही दिनों में हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेके मार्केट में जाएंगे। इसके अलावा, इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा हमारे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे बंडूर बीच का, स्वराजद्वीप के बीच, राधानगर बीच का जो हमारा वर्ल्ड फेमस बीच है, उनके सौंदर्यीकरण का और उनका जो बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं, उनके बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल पर काम चल रहा है, और भी इसके साथ ही छोटे छोटे बहुत सारे हमारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में जो मेमोरियल है उसकी स्थापना की आपने बात करी, तो इसकी जो अभी की जो स्थिति है, क्योंकि ये सुनने में आया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल बनाए जाने की योजना है, तो उसकी अब तक की स्थिति क्या है? जैसा कि हम सभी द्वीपवासी जानते हैं कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान उस आइलैंड को नाम रॉस आइलैंड से परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था, और अभी 2023 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा ही उसका एक मॉडल बनाया गया, और हमारे माननीय होम मिनिस्टर महोदय ने भी ये डिक्लेयर किया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को एक नेशनल मेमोरियल की तरह उसको डेवलप करेंगे। और उसके बाद से अनिडको ने बहुत ही तेज़ी से मार्केट से जाकर एक इंटरनेशनल एजेंसी को हायर किया है, जो कि अब उस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए पूरा एक प्लान बना चुकी है। उसकी अभी कुछ ही दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदय के सामने भी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके उस प्रोजेक्ट को अगले 3-4 महीनों में कार्यान्वित करेंगे। जी, तो आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स की बात करी, भारत सरकार का उसी में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, एक ये बहुत ही एस्पिरेशनल और बहुत ही विजनरी डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ये भी भारत सरकार द्वारा शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अभी तक जो लागत का अनुमान है करीब 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट में चूंकि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो एक बहुत ही इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पर लोकेटेड है, जिसमें करीब जो पेट्रोल का जो आयात निर्यात होता है उसके लिए ये बहुत ही अहम सेक्टर माना जाता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए एक ICTT, जिसको कि कहते हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उसकी स्थापना करने का प्लान है, जिसकी DPR कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में वो काम पहुंच चुका है। उसके अलावा वहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बनाने का भी कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है, और उसमें भी DPR बन चुकी है। तीसरा जो इस प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट है वो है टाउनशिप। तो टाउनशिप का जो कार्य है, वहाँ पर एक नई टाउनशिप डेवलप करने का प्लान है, तो उसका काम प्रशासन ने अनिडको को दिया है, और अनिडको उसका प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है। और उसके साथ साथ चूँकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो पावर की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता स्वाभाविक है कि होगी। एक पावर प्लांट वहाँ पर लगाने का प्लान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, आगे भी इस बारे में हम बात करेंगे। इस बीच जानना चाहेंगे अनिडको द्वारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कार्य किए गए हैं उसको बहुत सराहा गया है, इसके बारे में बताएं। अच्छा लग रहा है सुनकर अनिडको के कार्यों को लोग सराहा रहे हैं, बट अनिडको और अनिडको का जो मैनेजमेंट है वो इस बात के लिए हमेशा से सजग है कि जो हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, हमारा जो समाज के प्रति दायित्व है, उसको हम अपने लिमिटेड दायरे में उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। और 2012 से अनिडको ने CSR के तहत बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें से प्रमुख रहे हैं जैसे हमारे स्कूल्स में और हमारे जो शेल्टर होम्स हैं उनमें ई-लर्निंग की सुविधा देने के लिए बच्चों को तो कंप्यूटर्स मुहैया कराए हैं। फिर हमारे जो PBMC के जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हमने उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य के इश्यूज़ रहते हैं तो वहाँ पर हमने 2 एम्बुलेंस मुहैया कराई हैं। इस तरह के प्रयास अनिडको करता रहा है, और आई एम होपफुल कि हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे। जी, अनिडको द्वारा अगर रिजॉर्ट्स की बात करें तो अनिडको द्वारा संचालित कितने रिजॉर्ट अभी संचालित हो रहे हैं, और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या सुविधाएं उसमें प्रदान की गई हैं? अनिडको के पास इस समय अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 बड़े रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें से
एक डॉल्फिन रिजॉर्ट है जो कि हमारे स्वराज द्वीप आइलैंड पर स्थित है, और 2 हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं वो पोर्ट ब्लेयर में हैं, हॉर्नबिल और मेगापॉड। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि मेगापॉड में तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक 5 स्टार और 5 स्टार प्लस कैटेगरी के रिजॉर्ट के रूप में उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि जब ये बातचीत हुई थी तो ये पाया गया था कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में यदि कोई टूरिस्ट आता है जो कि चाहता है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, तो इस तरह के हमारे होटल्स और रिजॉर्ट्स पोर्ट ब्लेयर में नहीं हैं। तो उस गैप को देखते हुए और उस ज़रूरत को समझते हुए मेगापॉड को एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह डेवलप करने का प्लान है। और छोटे छोटे प्रयास हमने भी किए हैं कि जो हमारे ये जो रिजॉर्ट हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो फीडबैक मिलता है और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कि ऑनलाइन बुकिंग्स की सुविधा मिले, ऑनलाइन पेमेंट्स की सुविधा मिले, ऑनलाइन फीडबैक्स की सुविधा मिले, और जो हमारे ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे इन प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से सर्विसेज अवेल कर पाएँ और उसमें अनइडको का जो लोकल इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट का जो पहलू है वो भी पूरी तरह कवर हो। तो जैसे भी आपने मेगापोर्ट रिजॉर्ट की बात की, तो सुनने में आया है कि मेगापोर्ट रिजॉर्ट को अनइडको किसी प्रतिष्ठित होटल चेन को देना चाहता है, तो इसके बारे में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? अनइडको ने इससे पहले भी बहुत सक्सेसफुली जो हमारा स्वराज द्वीप समूह है उसमें जो हमारा ताज एक्सोटिका के साथ जो अरेंजमेंट रहा है और वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उसी के तर्ज पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसी लेवल की कोई ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी चेन जिसको कि हम 5 स्टार और 5 स्टार प्लस की कैटेगरी में डालेंगे, उस तरह के हमारे पास कोई पीपीपी के अंतर्गत ही पार्टनर्स आएँ जिसमें अनइडको की प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट रहेगा वो इस तरह की प्राइवेट चेन का रहेगा। तो इसमें दोनों का ही विकास है, विन विन सिचुएशन है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आएंगी हमारे यहाँ तो हमारे जो लोकल यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया मिलेगा, हमारी लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। एट द सेम टाइम हमारा जो आइलैंड है उसकी जो एक ब्रांड इमेज है टूरिज़्म के सेक्टर में, हम सभी जानते हैं बहुत सुंदर बीचेस हैं, लेकिन उसको हम टूरिज़्म के पोटेंशियल को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें ये सहायक सिद्ध होगा। जैसे बीचेस की बात हो रही है तो ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत बीच है लॉन्ग आइलैंड में, तो क्या वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लॉन्ग आइलैंड हमारे बहुत ही प्राइम लोकेशंस में से है और वहाँ लालाजी बे है और मर्क बे उसके पास में है, तो उसकी तो जो खूबसूरती है वो हम सभी जानते हैं, बहुत ही अद्वितीय सौंदर्य है वहाँ पर। लॉन्ग आइलैंड को हम 4 आइलैंड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कवर कर रहे हैं और वहाँ पर रिजॉर्ट और इको टूरिज़्म के साथ साथ कनेक्टिविटी पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ की रोड्स, वहाँ का जो जेटी है, वहाँ पर सिविल एविएशन की उड़ान स्कीम के अंतर्गत सी प्लेन का भी प्लान है। उसका आइडिया ये है कि ये एक तरह से पूरा जो टूरिज़्म के डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। तो होपफुली अगले 3-4 सालों में ये प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर ज़रूर परिवर्तित होते नज़र आएंगे। जी, एक और है 11 आइलैंड डेवलपमेंट स्कीम्स, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 11 आइलैंड स्कीम में भी अभी जैसा मैंने बताया था कंसल्टेंट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, उनके सुझाव हमारे पास आए हैं और उन सुझावों को अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा, माननीय एलजी साहब द्वारा भी देखा गया है। उस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं और प्लान फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उसमें अलग अलग साइट्स हैं और उनको हमें अलग अलग लिहाज से देखना होगा, उनकी अलग अलग पोटेंशियल है और वो भी काम पाइपलाइन में है और चल रहा है। तो ये 11 आइलैंड कौन कौन से हैं? 11 आइलैंड इसमें आपका नॉर्थ में बहुत सारी जगह हैं, पोर्ट ब्लेयर में जैसे हमारा रंगाचांग है और अलग अलग साइट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जी, आपने बीच में एम्प्लॉयमेंट की बात की, रोज़गार की बात की कि पर्यटन के विकास को देखते हुए बहुत सारे रोज़गार के अवसर आए हैं, तो ख़ास तौर से युवा वर्ग को कितना लाभ मिला है? मैं 2 सेक्टर्स के बारे में बातचीत करना चाहूँगी। एक तो टूरिज़्म, जो कि हम सभी जानते हैं कि टूरिज़्म हमारे द्वीप समूह में बहुत पोटेंशियल रखता है, लेकिन किन्हीं मायनों में हम अभी वो पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं।
तो जब टूरिज़्म का विकास होगा तो ऐसा हमारा मानना है कि उसके साथ साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं, जैसा स्वराज द्वीप में आप ऑलरेडी देख रहे हैं, टूरिज़्म आती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है, होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो उसमें हमारे जो लोकल यूथ हैं उनको बहुत एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ऐसा हमारा प्रयास सारे जो हमारे टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें ये रहेगा। अभी भी आप देखें तो एक साइजेबल नंबर जो 50 से 60% इस तरह की चेंज डिप्लॉय करती हैं वो लोकल लोग होते हैं। तो जितना हमारा ये फुटप्रिंट बढ़ेगा उतना ही हमारे जो लोकल यूथ हैं उनको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ वो मिल्क उत्पाद के क्षेत्र में देखती हूँ कि हमारे जो मिल्क डिवीज़न है निटको की, उसने अभी अपना काम बहुत एक्सपैंड किया है। हमने नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, हम मार्केट में डबल टोन मिल्क लेके आए हैं, हम फ्लेवर्ड योगर्ट लेके आए हैं, खोया लेके आए हैं, और ये सब हम अपने जो हमारे किसान भाई हैं उनसे लेके आ रहे हैं। तो निटको करीब अभी 600 किसान जो हमारे नील आइलैंड में हैं और जो नॉर्थ एंड मिडिल के जो हमारे गांव हैं वो अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ से हम मिल्क एकत्रित करके अपने प्रोसेसिंग प्लांट में उसको प्रोसेस करके बेचते हैं। तो एक जो किसान लोग हैं उनको भी एक आमदनी का जरिया मिलता है और एक अच्छी इकोनॉमिक रिटर्न का फ़ायदा सहारा होता है। जैसे भी आपने बताया कि जो बाहरी द्वीप हैं उसमें ज़्यादातर जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है, और जो हमारा एकमात्र जो यहाँ प्लांट है वो है पोर्ट ब्लेयर में जी। तो जितने भी मिल्क उत्पादन हैं वो जब बाहरी द्वीपों में होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ता होगा। तो उसमें कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो द्वीपों के जो यातायात संसाधन है वो कहीं ना कहीं मौसम पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो ऐसे में यहाँ से किसी चीज़ को लेकर जाना या वहाँ से किसी चीज़ को लेकर आने में कितनी कठिनाई होती है, और अगर दूध की हम बात करें तो उसको कैसे ऐसे समय में कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है? कि अनिडको ने ये हमारा जो जोग्राफिक लोकेशन है, हम सब जानते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी हमेशा से ही चैलेंज रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अनिडको ने हमारे अलग अलग जगहों पर हमारी जो मिल्क बेल्ट्स हैं, जैसा मैंने बताया शहीद द्वीप है और हमारी नॉर्थ एंड मिडिल की जो कुछ गांव हैं, तो वहाँ पर हमारा दूध किसान भाइयों का खराब ना हो इसके लिए हमने डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो की है, जहाँ पर हम जिन जगहों से एक दिन में हम मिल्क नहीं ला सकते वहाँ हमने अपने मिल्क चिलिंग सेंटर्स बनाए हैं और हमने रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि घर से हम दूध कलेक्ट करके लेके आते हैं और हमारे पास टैंकर्स हैं जो कि इंसुलेटेड टैंकर्स हैं जिनमें दूध ठंडा रहता है। तो या तो किसान भाई जो होते हैं वो खुद आकर मिल्क चिलिंग सेंटर में अपना दूध दे जाते हैं, या हमारी गाड़ियां हैं वो घर घर जाकर उनसे दूध कलेक्ट करती हैं और उसको अपने इंसुलेटेड टैंकर्स हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पर उनको लेके आते हैं अपने प्रोसेसिंग प्लांट में और उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, बारिश है, अगर रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये सब थोड़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी करीब 7 या 8 चिलिंग सेंटर्स हैं ऑलरेडी, और हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि एडिशनल रूट्स और एडिशनल चिलिंग सेंटर्स जहाँ भी किसानों द्वारा डिमांड आती है वहाँ पर हम ये इनको और बनाने के लिए तत्पर हैं। जी, तो एकमात्र प्लांट जो है वो है पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया गया है। तो क्या लगता है यहाँ की आबादी के लिए जो खपत होती है उसके लिए ये प्लांट काफ़ी है, या इसके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, कोई और प्लांट लगाने की भी योजना है? पूरे द्वीप समूह में जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिहाज से अभी की जो प्लांट की कैपेसिटी है करीब 8000 लीटर पर डे हम उसमें दूध मिल्क का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 50 से 60% ही उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। तो अभी हमारे पास संभावना है, बहुत संभावना है, अगर आवश्यकता इसकी लगेगी अगले कुछ सालों में कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका दूध का उत्पाद बढ़ा है और हम आगे इसको एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है, तो आई एम श्योर उसका डिसीजन बोर्ड लेगा और हम लोग बिल्कुल उसको अपग्रेड करेंगे उसकी कैपेसिटी को। बट अभी वो सफिशिएंटली कार्य कर रहा है, हमारे पास अभी एडिशनल कैपेसिटी है प्लांट में। जी, आपके इतने सारे डिविजन्स में अनिडको काम कर रहा है कि सब पर डिटेल्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय की भी एक सीमा है। अगर लोन क्षेत्र की बात करते हैं तो किन किन क्षेत्रों में लोन दिया जा रहा है और कौन कौन सी स्कीम्स के अंतर्गत?
देखिए, मैंने बताया कि क्रेडिट एंड फाइनेंस डिवीज़न जो थी अनिडको की, वो पहले काम करती थी और उसका मुख्य कारण ये था कि 1990 वाले दशक में और उसके कुछ समय बाद तक भी बैंकिंग सर्विसेज का हमारे आइलैंड्स में बहुत अभाव था। तो चूंकि कोई और ज़रिया नहीं था लोगों को क्रेडिट मुहैया कराने का, तो इसके लिए अनिडको को ये मैंडेट दिया गया था। बट अब समय बहुत बदल चुका है। अब कोई ऐसा शायद बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिनका कि भरपूर प्रेजेंस है हमारे आइलैंड में। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब उस सर्विस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अनिडको लोन देता था उस समय में करीब 13 से 14 करोड़ तक का लोन करीब 480 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अनिडको ने प्रदान किया था। पर अब वो क्रेडिट एंड फाइनेंस डिवीज़न वाला काम बंद हो गया है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स और नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेजेंस अब आइलैंड में हो चुका है। आप पेट्रोल पंप पर आते हैं। अनिडको द्वारा संचालित द्वीपों में कितने पेट्रोल पंप्स हैं, और बाहरी द्वीपों की अगर हम बात करें तो पहले बाहरी द्वीपों में पेट्रोल पंप्स नहीं थे, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं भी होती थी। तो बाहरी द्वीपों में पेट्रोल पंप के आने से क्या प्रभाव पड़ा है लोगों में, और क्या लगता है उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, इस समय अनिडको के पास करीब 13 पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से 9 IOCL के साथ में चलाए जा रहे हैं और 4 पेट्रोल पंप्स अनिडको खुद चला रहा है। और अनिडको का हमेशा ये प्रयास रहा है, क्योंकि हमारा जो लोकल इकॉनमी है वो बहुत डिपेंडेंट है पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर, तो हम हमेशा ये नहीं देखते हैं कि हमें इस बात में फ़ायदा कहीं नहीं है कि नहीं। हमारा प्रयास रहा है कि हम दूर दराज वाले जो हमारे द्वीप समूह हैं, जैसे आप नीचे आइलैंड्स की बात करें, टेरेसा और कचाल की, तो वहाँ पर अनिडको ने खुद प्रयास करके अपने पेट्रोल पंप्स खोले हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट हमारे 3 और, एक फरारगंज में, बिली ग्राउंड में, नॉर्थ एंड मिडिल में और कार निकोबार में हम बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। होपफुली अगले कुछ महीनों में हमारे वहाँ पर भी पेट्रोल आउटलेट्स खुलेंगे, ताकि जनता को आसानी हो पेट्रोल लेने में। और ये भी रिक्वेस्ट आती हैं कभी कभी कि पेट्रोल पंप का टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, तो हम उसको भी बहुत लिबरली कंसिडर करके बढ़ा देते हैं। जी, अब अगर होटल्स की बात करें तो द्वीपों के कई स्थानों पर विश्व स्तरीय होटल्स बनाने की योजना है, जिसमें अनिडको की प्रमुख भागीदारी है। तो उसके लिए जो भविष्य की क्या योजना है और वर्तमान स्थिति क्या है? ताज एक्सोटिका हमारा एक ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है स्वराज द्वीप में, जो हम 2018 से कर रहे हैं ताज ग्रुप के साथ, जो कि वर्ल्ड फेमस ग्रुप है। उसी की बिना पर चलते हुए हम लोग मेगापॉड रिजॉर्ट में ये काम फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है, चूँकि यहाँ पर एक पोर्ट ब्लेयर सिटी में एक 5 स्टार चेन का अभाव पाया गया है, और इस मॉडल को हम प्रयास करेंगे कि मेगापॉड रिजॉर्ट के बाद हमारे जो नए टूरिज़्म वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो नए इको टूरिज़्म रिजॉर्ट्स के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी हम यही प्रयास करेंगे कि 5 स्टार और प्लस कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स लिए जाएं, ताकि जो आइलैंड्स का जो पूरा एक टूरिज़्म पोटेंशियल है और जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँच सकता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, उसको हम ग्राउंड पर कन्वर्ट कर पाएँ। पर्यटन यहाँ का प्रमुख रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि प्राकृतिक जो संपदा है वो कहीं ना कहीं उसे ही लोग देखने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए ये सोचा जाए कि कुछ और नया किया जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो क्या कुछ नया सोचा जा रहा है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हों इसकी तरफ और ये उद्योग और बढ़े? जी, जैसे मैंने बताया कि एक तो अनिडको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है टूरिज़्म डेवलपमेंट के, और उसके साथ साथ जो इस समय अंडमान प्रशासन है वो भी जो टूरिज़्म को सक्सेसफुल बनाने वाले जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे जेटीज़ का डेवलपमेंट है, एयर कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट है, रोड्स का डेवलपमेंट है, उन सारे पहलुओं पर अंडमान निकोबार प्रशासन बहुत ही तेज़ी से और बहुत तत्परता से काम कर रहा है। इसके अलावा सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग काम, साइलोज़ में काम नहीं करते हैं। प्रयास ये होता है कि कोई भी एक डेवलपमेंट स्कीम आती है टूरिज़्म की,
तो उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी बैठता है, उसमें अनडको भी बैठता है, उसमें शिपिंग भी बैठता है। उसका प्रयास ये है कि एक संपूर्ण विकास होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का। तो उस आइलैंड के डेवलपमेंट में अकेले उस आइलैंड पे नहीं, उससे कनेक्टेड जैसे एबरडीन जेटी है या उससे कनेक्टेड जो शिपिंग सर्विसेज हैं, उन सब को भी, उनका भी विकास करना उतना ही आवश्यक है जितना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का। तो हमारा जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो कुल मिला के अप्रोच ये है कि सारे जो टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें संपूर्ण विकास हो, एक एक अलग अलग विकास का उद्देश्य नहीं है। तो ये अप्रोच फॉलो की जा रही है। एक और अहम सवाल कि जो पर्यटन जिन जिन द्वीपों में अभी चल रहा है, उसके अलावा वर्तमान में हाल फिलहाल में किन और द्वीपों में सोचा जा रहा है पर्यटन को बढ़ाया जाने के लिए? स्वराज द्वीप तो हमारा, जैसे हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड फेमस हमारा आइलैंड है और राधानगर बीच वर्ल्ड फेमस है, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल सर्किट पे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्टिंग बीचेस हैं जिसमें कि शहीद द्वीप शामिल है, लॉन्ग आइलैंड आपने चर्चा की, लॉन्ग आइलैंड है, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड हैं, एविस आइलैंड हैं और आगे चलकर मर्क बे है। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं हमारे जहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि ये टूरिज़्म का जो काम है इसको हम और बढ़ावा दे पाएँ, बिकॉज़ हमारे पास साइट्स की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट आवश्यक है। तो अनिडको ने बहुत सारे डिविजन्स में काम किया है, तो ऐसे में लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं, लोगों की विभाग से जो सहयोग है, कहीं ना कहीं उनका जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं और बढ़ जाती हैं कि विभाग कुछ और करे। तो ऐसे में जो भविष्य की योजनाओं पर संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? देखिए, अनिडको हमेशा से ही तत्पर रहा है आइलैंड के समुचित और संपूर्ण विकास के लिए, और मैं आश्वस्त करना चाहूँगी हमारे द्वीप समूह के भाइयों और बहनों को कि हम उस प्रयास में हमेशा तत्परता से काम करते रहेंगे, और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो हम छोटे छोटे प्रयास करके हमारे जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके लिए डायरेक्टली अगर कुछ बेनिफिट का काम कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर से करते रहेंगे। तो नंदिनी जी, आप कार्यक्रम में आई और अनिडको की विकासात्मक गतिविधियों के बारे में चर्चा की। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, द्वीप विकास के संदर्भ में अनिडको की कई उपलब्धियां रही, आगे भी ऐसे ही विकास होगा। अब द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंग से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।